स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा मैंने आपको समझाया था। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम उनके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ जो है वो आपको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हीरा, तो उनका अर्थ होता है नररत्न या बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना, तो उनका मतलब होता है चहकना या तो चहकारना। फिर है नीड, नीड यानी घोंसला। फिर है कंठ, कंठ यानी गला या तो आवाज, स्वर, शब्द या चाव। फिर है प्रबल, इच्छा, चाव यानी प्रबल इच्छा। और आगे है लगन, भी उनका मतलब होता है प्रशंसा यानी तारीफ और गुण, इनमें से कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर है बराबरी, बराबरी यानी तुलना, समानता, समता और समानता, ये तीनों अर्थ बराबरी के होते हैं। फिर है सामर्थ्य यानी कि बल या तो योग्यता। फिर है पछाड़ना, तो उनका अर्थ होता है हराना, पटकना या गिरना। फिर है आधुनिक, तो उनका अर्थ होता है अर्वाचीन या तो नवीन। फिर है बृहस्पति, तो उनका अर्थ होता है देवों के गुरु। फिर है साक्षात यानी सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान, ये सारे अर्थ है ये साक्षात के हैं, चारों के चारों अर्थ। फिर है निवास, निवास यानी घर, फिर रहने का स्थान, ये दोनों अर्थ निवास के हैं। फिर है टोकना, उनका अर्थ होता है रोकना या पूछताछ करना। फिर है मधुर, तो उनका अर्थ होता है मीठा। फिर है गर्व, तो उनका होता है अभिमान। फिर है प्रकृति, तो उनका अर्थ होता है स्वभाव। तो ये थे आपके शब्दार्थ। इनके आगे है अब मुहावरे, इधर उधर की बातें करना, तो उनका अर्थ होता है गप मारना। फिर है लाखों में एक होना, उनका अर्थ है विशिष्ट होना। आगे है पछाड़ देना, तो उनका अर्थ होता है हराना, गिराना। आगे है बराबरी करना, तो उनका अर्थ होता है मुकाबला करना। सच्चा हीरा, तो उनका अर्थ होता है अच्छा आदमी। ये सारे मुहावरे हैं। आगे भी मैं आपको करवाने वाली हूँ, जिनके वाक्य भी आपको करने हैं। और भी मुहावरे हैं, यहाँ जो आपके टेक्स्ट बुक के हैं वही मुहावरे है, ठीक है। आगे आपका अभ्यास है, तो उनके आधार पर मैंने आपको वर्कबुक से एक्सरसाइज ली है थोड़ी। तो सबसे पहले हम वर्कबुक के अंदर से MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और विधान जो है वो करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने वर्कबुक से आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है क्वेश्चन, पर आपके लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखें। तो सबसे पहले है कुएं के चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? तो उनके विकल्प है जगत, टेकरी, सी बावड़ी, बी बैठक, बावड़ी बैठक। तो उनका सही आंसर है ए, जगत कहते हैं। दूसरा विकल्प है देवताओं के गुरु कौन है? तो उनके विकल्प है ए नारद, बी वाचस्पति, सी वनस्पति, डी बृहस्पति। तो उनका सही आंसर है डी बृहस्पति। उनके बाद है 3 विद्या की देवी कौन है? तो उनके विकल्प है ए महाकाली, बी महालक्ष्मी, सी सरस्वती, डी दुर्गा देवी। तो उनका सही आंसर है सी सरस्वती।
उनके बाद है विकल्प नंबर 4, प्रकृति शब्द का अर्थ है ए अभाव, बी स्वभाव, सी प्रभाव, डी लगाव। तो इसका सही आंसर है स्वभाव। 5th विकल्प, चारों औरतों के पीछे आने वाली महिला कैसी थी? ए काली, बी गोरी, सी युवती, डी वृद्ध। तो उनका सही आंसर है वृद्धा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, जिनके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है कि सही विकल्प चुनकर कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको चुनकर इसके अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले है पक्षी चहचहाते हुए अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे। तो उनका सही आंसर है नीड। कौन सा आंसर है? तो कि नीड। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे। दूसरी ब्लैंक्स है बातचीत करते करते बात खाली जगह पर जा पहुंची। तो उनका आंसर है बेटों पर जा पहुंची। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। आगे है तीसरी ब्लैंक्स, लोग बड़े खाली जगह से उसका गीत सुनते हैं। लोग बड़े चाव, उनका आंसर होगा चाव से उसका गीत सुनते हैं। फिर आगे है वह आधुनिक युग का खाली जगह है। तो उनका सही आंसर है ब्लैंक्स में आएगा भीम। वह आधुनिक युग का भीम है। उनके बाद है 5th क्वेश्चन, मेरा बेटा साक्षात खाली जगह का अवतार है। तो ब्लैंक्स में आएगा बृहस्पति का अवतार है। आगे है 6, तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के खाली जगह का पठन करता हुआ निकला। तो उनका सही आंसर है श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उनके बाद है 7th ब्लैंक्स, तीनों औरतों ने बड़े ही खाली जगह से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। तो उनका आंसर है आश्चर्य से। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। इनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो उनका पहला विधान है पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि। तो उनका आंसर है लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। ये उनका सही आंसर है। उनके बाद है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा विधान उनके अंदर है दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि। उसने क्यों ऐसा बताया? तो कि क्योंकि बहुत से लोग उसकी कुश्ती देखने आते थे। वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। या क वह हमेशा गदा लेकर चलता था। तो उनका सही आंसर है वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। अब आगे है तीसरा विकल्प, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था। उसे हाथी पर बैठने का शौक था। उसका जन्म गुरुवार को हुआ था। तो इनका सही आंसर है वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था, इसलिए उसको बृहस्पति का अवतार बताया गया था। तो ये थे आपके विधान। अब आगे है आपके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, स्वाध्याय अभ्यास में। इनके अलावा एक्स्ट्रा मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है।
कुछ प्रश्न है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले है, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी? तो उनका उत्तर है, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किनके बारे में बातें करने लगी? तो उनका आंसर है, कुएं की जगत, जगत यानी आसपास में जो पाली बनाई होती है ना, उसको जगत कहते हैं। कुएं की पास में जो बैठने के लिए होता है ना, वो। जगत पर बैठी स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बातें करने लगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को क्या बताया? तो उनका आंसर है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। वो कहती थी कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है, क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उनको भीम के समान बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था? तो उनका आंसर है, तीसरी स्त्री का बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था? तो उनका आंसर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। वो और तीनों स्त्री के बेटे से कुछ अलग था। उन लोगों में इतनी खासियतें थी, पर ये चौथी स्त्री का जो बेटा था वो बिल्कुल सीधा साधा था और सरल स्वभाव का था। फिर 6 नंबर, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ? तो उनका आंसर है, चौथी स्त्री के बेटे का अपनी मां के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले जो 3 स्त्री थी उनके तीनों बेटों ने उनके सामने आकर वो चले गए, वो अपनी मां के पास नहीं आए और नहीं तो उनके वजन है वो हल्का करवाया। पर ये चौथी स्त्री का बेटा था, वो अपनी मां के प्रति प्रेम भी रखता था, उनका आदर भी करता था और उनकी सेवा भाव से वो उनके साथ रहता था, इसलिए उन तीनों स्त्रियों को देखकर आश्चर्य हुआ। फिर है 7th क्वेश्चन, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया? तो आंसर है, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। अब आगे है आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सबसे पहले है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो उनका आंसर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही मां को उसने अनदेखा नहीं किया। वह मां के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी मां के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया, इसलिए उनको सच्चा हीरा कहा गया है। क्योंकि बाकी की जो तीनों स्त्रियां थी उनके बेटों ने उनकी मां को अनदेखा कर दिया था, देख के भी वो अपनी मां के पास ना तो आए थे और ना ही तो अपनी मां का भार हल्का किया था। जबकि चौथी स्त्री का बेटा देखने में बिल्कुल सीधा साधा और सरल प्रकृति का था, स्वभाव का था, प्रकृति यानी उनका स्वभाव था वो सरल था, उनमें इतनी कोई खासियत नहीं थी जो वो तीनों स्त्रियों के बेटे में थी। एक बृहस्पति जैसा था, एक बहुत बलवान भीम जैसा था, एक बहुत अच्छा गा रहा था, फिर भी उसके बेटे के अंदर जो गुण थे वो गुण इस चौथी स्त्री के बेटे
समझे थे, क्योंकि चौथी स्त्री का बेटा था, वो अपनी माँ से प्यार भी करता था, उनका आदर भी करता था, इसलिए उनको सच्चा हीरा कहा गया है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो उनका आंसर है, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती है। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिए पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। वैसे आप लोग भी आपके घर में अपने माता पिता की मदद करते होंगे, करते हैं ना? नहीं करते हैं तो आपको करना है, ठीक है? क्योंकि आपकी माँ है, पूरे दिन घर में काम करते रहते हैं और काम करके वो थक जाते हैं, तो कुछ काम, अभी तो आप वैसे घर पे भी है, स्कूल तो आ नहीं रहे, तो घर पे आपको उनके साथ ज्यादा वक्त मिलता है, तो आप अपने माँ के काम में जरूर हेल्प करना, ठीक है बच्चों? फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो उनका आंसर है, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतारता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। सिर्फ ज्ञान होना ये जरूरी नहीं है। ज्ञान होने के साथ साथ आप उस ज्ञान का अच्छी तरह से आपके जीवन में, आपके आचरण में उनका उपयोग करते हैं, तभी आप सच्चा हीरा बन सकते हैं। दूसरों के भी काम आ सकते हैं और आपके घर वालों के भी काम आ सकते हैं, जिनसे आपका भी विकास होगा और आपके घर में भी आपकी हेल्प हो जाएगी और आप अच्छे इंसान बन पाएंगे। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2। शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ आपको शब्द दिए गए जो 10 शब्द है, ठीक है? तो इन शब्दों के उत्तर यहाँ है। बपोती, तो बप्पा यानी पिता, उनका अर्थ भी है और शब्द भी है। फिर आगे है व्यथा, तो व्यथातुर यानी पीड़ित, उनका अर्थ होता है। फिर नियति, तो नियतेंद्रिय, तो उनका अर्थ होता है जितेंद्रिय। फिर आगे है प्रतिभा, तो प्रतिभाग और उनका अर्थ होता है उत्पादन कर। फिर आगे है शॉल, तो यहाँ है शॉल यानी शुल्क संबंधी। फिर है रुचि, तो रुचिक, तो उनका अर्थ होता है मनचाहा। फिर आगे है बांटना, तो बांटा और हिस्सा, बांटने का अर्थ होता है हिस्सा। फिर है क्षमा, तो क्षमालु यानी क्षमा करने वाला। फिर आगे है उद्यान, तो उनका होता है उद्यानिकी यानी बाग बगीचे लगाने का काम। फिर आगे है अमन, तो उनका अर्थ होता है अमनस्क, तो उनका अर्थ होता है अनमना। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। यहाँ आपको एक कहानी दी गई है और कहानी की रूपरेखा आपको दी गई है, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है बनाकर। तो सबसे पहले उनकी रूपरेखा, उनके मुद्दे इस तरफ है। राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बुद्धे की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो। राजा का कुर्ता
मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना। तो ये थे आपकी रूपरेखा। इनके आधार पर आपको कहानी बनानी होती है। यहाँ कहानी है वो प्रस्तुत की है। तो एक क्लास में चर्चा की है कहानी की शिक्षक और छात्रों के बीच। तो सबसे पहले शिक्षक बोल रहे हैं। शिक्षक ने कहा, राजा बीमार क्यों पड़े? प्रश्न के तौर पर है। तो एक छात्र ने कहा, क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था, वो बिल्कुल आलसी था, ऐसे ही पड़ा रहता था, इसलिए वो बीमार पड़ा, ऐसा छात्र का कहना था। फिर शिक्षक ने कहा, वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? तो दूसरे छात्र ने कहा, क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक ने कहा, किसान क्यों सुखी था? तीसरे छात्र ने कहा, किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। फिर आगे ये कहानी है, इसे चर्चा थी छात्र और टीचर के बीच कि किसान और राजा में क्या तफावत है। किसान बीमार क्यों नहीं पड़ता और राजा क्यों बीमार पड़ता है? तो कि राजा है वो कोई कामकाज नहीं करता, ऐसे ही बैठा रहता है, इसलिए वो जल्दी से बीमार हो जाता है। जबकि किसान है वो पूरे दिन खेत में मेहनत करता है, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ता। तो ये कहानी है, कहानी का नाम है सुख का रहस्य अथवा तो बीमारी का इलाज। तो चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए। कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बुड्ढे ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। बुड्ढे की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में, जेठ महीना जो होता है ना, वो जेठ महीना, जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए है और उसकी सारी देह पसीने से तर है। क्या हुआ? तो के राजा जब उनको देखता है, उस किसान को मेहनत करते, जेठ महीने की गर्मी में भी वो खेत में काम कर रहा था, और फिर राजा उनको पूछते हैं कि क्या तुम सुखी हो? तो बताता कि हाँ मैं सुखी हूँ, भगवान की कृपा है। तो राजा उनकी ये बात सुनकर एकदम खुश हो जाता है, पुलकित हो जाता है और वो आनंदित हो जाता है। तुरंत उनकी पास उनका कुर्ता मांगने जाए, पर देखता है तो किसान है, उन्होंने तो कुर्ता ही नहीं, सिर्फ धोती ही पहनी हुई है, वो बिना कुर्ते ही काम कर रहा है, पूरा उनका शरीर पसीने से लथपथ था। फिर आगे तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। क्या हुआ? राजा को पता चल गया कि वो किसान है, वो कड़ी मेहनत करने के कारण ही सुखी है और उन्हीं के कारण वो अच्छी तरह से रह सकता है, वो बीमार नहीं है। और फिर राजा को ये बात समझ में आ जाती है और वो भी सब कुछ छोड़कर परिश्रम करने में लग जाता है। तुरंत उनकी समझ में आ गया कठिन श्रम करने के कारण ही किसान सुखी है, इसलिए उन्होंने भी आराम चैन छोड़कर, सब कुछ छोड़ना यानी आराम उनका जो था वो सब कुछ चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प कर लेता है। वो चाहता है कि अब वो भी काम करेगा, आराम नहीं करेगा। फिर थोड़े ही दिनों में वो भी अच्छा हो जाता है, उनकी बीमारी दूर हो जाती है। इस तरह से इस कहानी से सीख मिलती है कि श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता
श्रम करने से ही हमें सच्चा सुख मिलता है, उन्हीं से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इसलिए हमें परिश्रम करना जरूरी है। ऐसे ही फालतू में बैठे रहेंगे तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में मौखिक एवं लिखित पूर्ण कीजिए। आपको अपूर्ण कहानी दी गई है, उसको पूर्ण करना है। यह अपूर्ण कहानी है तो यहाँ से आपको उनको पूर्ण करना है, ठीक है। देखिए पहले अपूर्ण कहानी है। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। क्या हुआ? एक बुद्धिमान दरबारी है, वो खड़ा होता है। फिर आगे उत्तर, उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में भन्न भन्न करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी है वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबारी की ख्याति और भी बढ़ गई। तो इस तरह से उस दरबारी ने पहचान कर ली। जो असली फूल होंगे तो आप जानते हैं कि भंवरे फूल पे मंडराते हैं। वैसे मधुमक्खियां और मक्खियां होती है, फूलों की परागरज से अपना खुराक लेती है, तो उनकी वजह से वो पेड़ पे लगा दी तो जो सच्चे फूलों की माला थी उनके ऊपर मधुमक्खियां आकर बैठ गई, पर जो नकली फूलों की माला थी उन पे एक भी मक्खी नहीं बैठी। इसलिए दरबारी को पता चल जाता है कि कौन सी असली माला फूलों की है। तो ये थी कहानी। फिर आगे है कहानी का सारांश लिखना है आपको। यहाँ निम्नलिखित कहानी का सारांश। नंदवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल से राजहंस रहता था। वह बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता था। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कौवे के हंसने की भलाई और शिकारी की सुखद नींद देख ही नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उड़ता हुआ शिकारी के पास गया, उसके सिर पर चोंच मारी और उड़कर दूर जा बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रुद्ध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा यह कार्य इसी हंस का है। उसने राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया, लेकिन राजहंस उसकी आवाज सुनकर उड़ गया। तो इसका सारांश क्या है? तो कि एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक साथ राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस ने ईर्ष्या करने वाले कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और उस गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी दे दी। ये छोटे ये बड़ा पैराग्राफ था, तो इनका सारांश हम 4 या 5 पंक्ति में भी
लिख सकते हैं। शॉर्ट में हमें लिखना 1/4 पार्ट भी हो सकता है इनका। इस तरह से ये कहानी का सारांश है। इनमें की सारी कहानी हमें समझ आ जाती है। अब है आपका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के अंदर सॉरी भाषा अब है आपका इस स्वाध्याय के अंदर भी आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें करने हैं। तो आज का हमारा वीडियो है वो बच्चों यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपका स्वाध्याय आगे कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।